नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, नीतीश को ममता नसीहत ना दे, 25 से 30 फिर से नीतीश के मायने समझिए। मोदी के दौरे को ग्रैंड बनाने की तैयारी क्यों है, ये आपको बताएंगे और साथ ही जेएमएम में हेमंत सोरेन की ताजपोशी के मायने आपको समझाएंगे। और सबसे पहले बात, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा का दोष बीजेपी के सिर मढ़ दिया और कहा कि नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे हैं। ममता का बयान आते ही जेडीयू ने सीधे पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी नीतीश को नसीहत ना दे। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या तुरंत दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जान बचाने के लिए कई हिंदू परिवारों को बंगाल से पलायन कर झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है, हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में धिड़क रही हिंसा की आंच से अब बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। नीतीश कुमार पर ममता के बयान पर जेडीयू नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि नीतीश को ममता बनर्जी नसीहत ना दे, क्योंकि नीतीश के 20 साल के राज में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल का हाल पूरा देश देख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। बंगाल में जो आज खून खराबा हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मुर्शिदाबाद अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। जिंदगी मानो पटरी से उतर गई हो। आम लोगों की चहलकदमी से ज्यादा मुर्शिदाबाद की सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या दिख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार, हाजीपुर से प्रफुल्ल और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। जेडीयू नेता क्यों कह रहे कि नीतीश कुमार को ममता बनर्जी से नसीहत देने की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के हालात को समझना होगा। देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन शुरू हुआ और ये प्रदर्शन अब हिंसा में तब्दील हो चुका है। पहले बड़े पैमाने पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उसके बाद ये हिंसा बढ़ते बढ़ते दक्षिण 24 परगना तक चली गई और उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। 10 से 12 अप्रैल के बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। पगलाई भीड़ ने पिता पुत्र की पहले हत्या की और हालात इतने ज्यादा भयावह हो गए कि वहां पर मौजूद हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर होना पड़ गया। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं ने पलायन करना शुरू किया और वहां से पलायन कर वो झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ पहुंचे। अपने रिश्तेदारों के यहां उन्होंने शरण ली। अब बंगाल हिंसा के बाद ममता बनर्जी वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी तंज कस रही हैं, ये कहते हुए कि नीतीश और नायडू चुप क्यों हैं।
आरोप पर जेडीयू की तरफ से भी करारा जवाब ममता बनर्जी को दिया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार को नसीहत ममता बनर्जी तो ना दें, क्योंकि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और 20 साल में दंगे नहीं हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता का शासन फेल है और पूरा देश इसे देख रहा है। जेडीयू ने यह जवाब ममता बनर्जी को दिए हैं। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के शासन के अंतर को समझाते हैं। देखिए, नीतीश सरकार के 20 साल के शासन में कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 30 मामले हुए हैं। 2022 में तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए। 2022 में बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 35 मामले सामने आए। जेडीयू नेताओं का कहना है कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए। यही नहीं, भागलपुर दंगों के दोषियों को सजा भी नीतीश कुमार ने दिलाई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का साफ साफ कहना है कि ममता सरकार की वजह से दंगे हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार का उपद्रवियों को शय है। सीधे बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि वहां के सत्ता के संरक्षण मिलने पर ये सभी उपद्रवी हंगामा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने की देरी हो, लेकिन एनडीए के नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। वहीं पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जिस पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री है और आगे भी। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश, यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, 25 से 30 फिर से नीतीश के मायने आपको समझाते हैं। देखिए, स्लोगन बताता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है और 2025 से लेकर 2030 तक नीतीश ही एनडीए सरकार में सीएम रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार के नाम पर कंफ्यूजन क्यों नहीं है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, पीएम मोदी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहा था। आपको पीएम का वो बयान याद होगा। इसके बाद बीजेपी में दूसरे सबसे पावरफुल नेता हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह दी है। फिर सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सीएम पद की कहीं कोई वैकेंसी है ही नहीं। मतलब पहले पीएम मोदी, फिर अमित शाह और बिहार में सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया। चिराग पासवान
एनडीए के मजबूत साथी हैं, एनडीए के साथ हैं गठबंधन में। चिराग ने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद बात कर लीजिए अलग जो अन्य सहयोगी दल है, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी एनडीए के साथी हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी कई बार बयान दिया जा चुका है। मांझी भी बता चुके हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 25 से 30 फिर से नीतीश वाले पोस्टर से ये साफ मैसेज है कि नीतीश कुमार का नाम तय है, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 से लेकर 2030 तक नीतीश कुमार ही आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, इसको लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको बता दें कि एक एक करके इन बातों को, इन बयानों को देकर ये साफ करने की कोशिश की जाती रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का यह दूसरा बिहार दौरा होगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे और उनके स्वागत की तैयारी को भव्य बनाने में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता जुट गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री नीरज कुमार बबलू, ये सब नेता जिला जिला जा रहे हैं और 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं। आपको गांव गांव में जाके हाथ जोड़ के लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा कि मोदी जी का निमंत्रण है, मधुबनी आने का निमंत्रण है। पीएम मोदी की जनसभा में करीब 5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है और इसकी तैयारी में बीजेपी के साथ ही जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम, आरएलएम के नेता लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे पीएम के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी इस साल दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मधुबनी से पीएम मोदी मिथिलांचल और कोसी के 14 जिलों को साधने की तैयारी में भी है। हालांकि ये वो जिले हैं जहां एनडीए पहले से काफी मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए को बढ़त मिली थी। 2025 में 2020 से भी बड़ी जीत के लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को ग्रैंड बनाने की तैयारी है। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब पीएम मोदी के दौरे की ग्रैंड तैयारी के मायने आपको समझाते हैं। देखिए 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम मोदी का कार्यक्रम होने जा रहा है और एनडीए के सभी घटक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों को न्योता दे रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। और इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में भी 6 महीने से कम का अब समय रह चुका है। एनडीए का जो टारगेट है वो 225 प्लस सीट का टारगेट इस बार सेट किया गया है। और साथ ही साथ सीमांचल और कोसी में एनडीए की पकड़ अच्छी रही है पहले से भी। 2020 में भी इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो बड़ी जीत अगर तय करनी है तो यहां एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होगा। तो मिथिलांचल और कोसी को साधने के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं और एनडीए के गढ़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 14 जिलों में एनडीए का विशेष फोकस रहेगा। देखिए पीएम मोदी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं और पीएम मोदी की सभा से चुनाव अभियान का एक मोमेंटम सेट होगा। एनडीए के जो सभी दल हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। सीमांचल में अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उनमें से 4 जो विधायक हैं वो अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। यानी महागठबंधन की बात कीजिए तो 8 जो सीट है वो महागठबंधन के पास है और एनडीए के पास 11 सीटें हैं।
कोसी में विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कोसी इलाके में 13 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के पास 10 सीट है और महागठबंधन के पास फिलहाल 3 सीट है। मिथिलांचल की बात कर लीजिए। मिथिलांचल में 4 जिलों की 40 विधानसभा की सीट, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी ये जिले हैं और यहां पर जो 40 विधानसभा की सीट है उसमें से एनडीए के पास 30 है और महागठबंधन के पास 10 सीटें हैं। तो पहले से ही चुनाव में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का और एनडीए का इन इलाकों में रहा है। यही वजह है कि उस पर वापस वही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर मजबूत होकर उभरे हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकार पर तो उनकी पकड़ मजबूत थी ही, अब जेएमएम की कमान भी पूरी तरह से उन्होंने अपने हाथ में लेने के बाद एक संगठनकर्ता के तौर पर भी अपनी पहचान मजबूत की है। विपक्ष के लगातार वंशवाद के आरोपों के बावजूद हेमंत की हिम्मत को फिलहाल चुनौती देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। से परेशानी है क्या भाजपा को? जो वंश का वारिस है वही नेता है। कि परिवारवादी पार्टी साल 2024 विधानसभा चुनाव के बाद 2025 में जेएमएम का 13वां अधिवेशन झारखंड के सियासी इतिहास में एक बड़ी तारीख के रूप में याद किया जाएगा। कम से कम हेमंत सोरेन के लिहाज से जरूर ही पहले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत और अब जेएमएम के अधिवेशन में पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भी मजबूत बनकर उभरे हैं। सरकार के साथ साथ संगठन में उनकी पकड़ और पैठ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। दोनों मोर्चे पर फिलहाल उन्हें चुनौती देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। पार्टी अब हेमंत सोरेन जी की है। जिसको रहना हो रहे, नहीं रहना हो मत रहे। आप विरोध करके झारखंड मुक्ति मोर्चे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वोट पड़ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वंशवादी पार्टियों से परेशानी है क्या भाजपा को? तब तो चिराग पासवान के साथ गठबंधन टूट जाएगा।